कविता ओ कविता, अरे कहाँ चली गई। संजय ने घर के अंदर आते हुए अपनी पत्नी कविता को आवाज लगाई तो बाहर आते हुए कविता ने कहा, आ रही हूँ जी, थोड़ी सांस तो लिया करो। आते ही चिल्लाने लगते हो। और ये क्या, आज इतनी जल्दी कैसे आ धमके। कविता की बात सुनकर संजय ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे सांस तो मेरी तुम्हें देखते ही थम जाती है भाग्यवान। ये सुन कविता ने आंखें घुमाते हुए तंज कसा। लो, अब फिर से वही घिसे पिटे डायलॉग जिन्हें सुनते सुनते ही 16 साल गुजर गए। पर मेरे पास अभी फालतू की बातें करने का समय नहीं है। ढेर सारे काम पड़े हैं, कुछ जरूरी बात हो तो जल्दी बताओ। तो संजय ने एक गहरी सांस ली और उत्साह के साथ बोला, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है भाग्यवान, आज मेरा प्रमोशन हो गया है। ये सुनते ही कविता के चेहरे की खुशी दौड़ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। भगवान करे ऐसे ही तरक्की मिलती रहे आपको। अब इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो मैं पहले घर के मंदिर में जोत जगा देती हूँ। तभी संजय ने भवे चढ़ाकर मजाक किया, अरे क्यों हमेशा भगवान को परेशान करती रहती हो, जरा आराम भी करने दिया करो। जोत जगाते हुए कविता ने कुछ देर रुककर संध्या पूजन किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लो अब भगवान को धन्यवाद भी ना करूं, हमारी मेहनत रंग लाई तो ये उनके आशीर्वाद का ही तो फल है ना। अब संजय कुछ कहता उससे पहले ही कविता ने फिर से कहा, अब मेरे पास आपकी फालतू बातें सुनने के लिए समय नहीं है। मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ, तब तक आप चाय बना लीजिए। कहते हुए कविता छत की ओर बढ़ गई। संजय भी मुस्कुराते हुए चाय बनाने के लिए रसोई की ओर चला गया। कविता छत पर पहुंची तो ठंडी हवा के साथ हल्का अंधेरा गिरने लगा था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े उतारने शुरू किए, तभी अचानक उसकी नजर छत के कोने में पड़ी जहाँ 2-3 छोटे छोटे कागज के गोले पड़े हुए थे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसमें एक को उठाया और देखा कि वो किसी पत्थर में लिपटा हुआ था तो उसका माथा ठनक गया। ये क्या है? उसने खुद से बुझाते हुए कागज खोला। कागज पर हड़बड़ी में लिखे शब्द देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मदद करो, ये देखकर कविता की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर बाकी का कागज उठाए। दूसरे कागज पर लिखा था, बहुत भूख लगी है। कविता ने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ समान था। गली में इक्के दुक्के लोग गुजर रहे थे। दूर किसी घर से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। ये क्या हो रहा है? कविता के चेहरे पर हैरानी छा गई। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे इस इलाके में आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। आसपास में सिर्फ औपचारिक बातें होती थी। फिर ये कागज किसने और क्यों फेंका? अब उससे रुका नहीं गया। उसने तुरंत छत के किनारे जाकर नीचे झाँका और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसी अनहोनी की आशंका से घिर गई। जल्दी जल्दी कपड़े समेटकर नीचे उतरी और सीधे संजय के पास पहुंची। संजय सोफे पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे देखते ही मुस्कुराकर बोला, आ गई मैडम, लो तुम्हारी चाय भी तैयार है। लेकिन कविता के चेहरे पर जो घबराहट थी उसने संजय को चौंका दिया। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कविता ने कांपते हाथों से कागज उसकी ओर बढ़ाया और बोली, ये देखो संजय छत पर मिले हैं। संजय ने भवें चढ़ाते हुए कागज खोला और पढ़ने लगा। फिर हंसते बोला, अरे हो सकता है हमारे शरारती बच्चे ने लिखा हो। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। आजकल बच्चे यूट्यूब पर देखकर नए नए पैतरे सीख जाते हैं। शायद हमारा बेटा भी वही आजमा रहा हो। कविता ने झट से सिर हिलाया। नहीं संजय, ये मजाक नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों की हैंडराइटिंग पहचानती हूँ। और फिर ये बात तो कितनी अजीब है, कोई इस तरह से पत्थरों में लपेट कर मदद की गुहार क्यों लगाएगा? संजय ने कागज को फिर से देखा और थोड़ा गंभीर, बात तो सही कह रही हो, लेकिन हो सकता है कि आसपास के बच्चों ने खेल खेल में फेंक दिया हो। इस बार कविता ने झुंझलाते हुए कहा, तो हमेशा चीजों को हल्के में क्यों लेते हो? संजय अगर सच में कोई परेशानी हुई तो अरे बाबा ठीक है, परेशान मत हो। कल दोबारा छत पर जाकर देखना, अगर फिर से कुछ ऐसा मिलता है तो देखेंगे ये कौन कर रहा है। कविता को संजय का जवाब संतोषजनक तो नहीं लगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। सुबह होते ही संजय अपने ऑफिस चला गया, लेकिन कविता का मन घर के कामों में नहीं लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोपहर होते होते अनायास ही उसके कदम छत की ओर बढ़ गए। उसने सोचा था कि इस बस जरा सी देर बैठेगी, लेकिन उसकी नजर लगातार चारों ओर भटकती रही। तभी ठग एक हल्की सी आवाज आई और कुछ उसके पास आकर गिरा। कविता का दिल जोर से धड़क गया। उसने झट से नीचे देखा। फिर से वही एक और कागज पत्थर में लिपटा हुआ था। ये मजाक नहीं था, कोई सच में मदद की गुहार लगा रहा था। उसने फौरन कागज खोला। आंटी बहुत भूख लगी, प्लीज कुछ खाने को दे दीजिए। कविता ने घबराकर छत के किनारे जाकर नीचे झांक कर देखा तो इस बार उसने देख ही लिया। पीछे वाले घर के पिछवाड़े में दीवार के पास खड़ी एक दुबली पतली लड़की, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर धूल की परत और आंखों में एक अजीब सा डर। कविता ने कागज हाथ में लेकर नीचे झुकते हुए कहा, ये तुमने फेंका है क्या? तो लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। आंटी बहुत भूख लगी है,
कविता का दिल पसीज गया। तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? उसने पूछा तो लड़की बोली, नहीं, सब घूमने गए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कविता के हाथ से कागज गिरते गिरते बचा। 2 दिन से इस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। ये कैसी निर्दयता थी। रुको, मैं कुछ खाने को लेकर तुम्हारे घर आती हूँ। कहते हुए जैसे वो पीछे मुड़ने लगी तभी लड़की ने जोर से आवाज दी, नहीं आंटी, गेट को ताला लगा है। मैं तो पीछे के आंगन में हूँ, गेट तक नहीं आ सकती, आप यहीं से फेंक दो। कविता ने बिना देर के सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। जल्दी जल्दी रसोई में गई। गरम गरम रोटियां और सब्जी निकालकर फौरन ऊपर पहुंची। छत से झुक कर उसने लड़की की ओर देखा। रुको, मैं खाना भेज रही हूँ। उसने कपड़ों में रोटियां और सब्जी लपेटी और जल्दी से एक रस्सी में बांधकर धीरे धीरे उसे नीचे लटकाया। लड़की ने जल्दी से खाना पकड़ा और झटपट खाने लगी, मानो महीनों से भूखी हो। हर कोर के साथ उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। कविता छत से उसे देख रही थी, पर न जाने कि उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये बच्ची किस हालत में जी रही है। कविता छत पर खड़ी होकर उस लड़की को देखते हुए गहरे विचारों में डूब गई कि कौन है ये बच्ची। अगर वो घर की सदस्य होती तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता, और अगर नौकरानी थी तो इतनी छोटी उम्र में उसे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया। ये सवाल कविता के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कविता का मन बेचैन हो उठा। उस वक्त वो अपने बर्तन लेकर नीचे उतर आई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलती रही। हर बार आंखें मूंदती तो उस मासूम बच्चे का चेहरा सामने आ जाता। सुबह हुई, लेकिन उसका मन घर के किसी भी काम में नहीं लगा। दोपहर होते ही वो फिर रसोई में गई। गरम फुलके सेके, सब्जी में साथ थोड़ी मिठाई भी रखी और तेजी से ऊपर छत पर चली गई। लेकिन नीचे झांकते ही उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि वो बच्ची वहां नहीं थी। बेटा सुनो, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। कविता का मन अजीब सी घबराहट से भर उठा, पर वो कर भी क्या सकती थी। चुपचाप नीचे आ गई। शाम ढलने लगी तो उसने फिर से ऊपर जाकर देखा तो एक औरत घर की सारी बत्तियां जला रही थी। ये देखकर कविता ने राहत की सांस ली, मतलब घर के लोग वापस आ गए थे। चलो, अब कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा। उसने खुद को तसल्ली दी और नीचे आ गई। रात को डिनर के समय कविता ने जैसे खाने की थाली उठाई तो संजय ने चुटकी लेते हुए कहा, तो आखिर आज हमारी श्रीमती जी मुस्कुरा ही दे, वरना 2 दिन से तो उस बच्ची की चिंता में तो सूख कर आधी हो गई थी। कविता ने उसे घूर कर देखा। तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं वाकई परेशान थी संजय। जरा सोचो, अगर हमारी बेटी होती और उसे इस हालत में रहना पड़ता तो। संजय ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। ठीक कह रही हो कविता, लेकिन अब तो उसके घर वाले आ गए हैं ना। कम से कम अब वो भूखी तो नहीं रहेगी, सोएगी। कविता ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन संजय, मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बच्ची वहाँ खुश नहीं है। संजय ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि वो किसी छोटे से गांव से आई है और शहर के नए माहौल में ढल नहीं पा रही हो। कविता को संजय की बात में तर्क तो दिखा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। अगले दिन फिर कविता रोज की तरह छत पर आई, लेकिन आज उसका ध्यान पहले से ज्यादा सतर्क था। वो जानना चाहती थी कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। नीचे का नजारा बदला हुआ था। आज वो बच्ची कल की तरह आंगन में बैठी नहीं थी, बल्कि घर के छोटे मोटे काम निपटा रही थी। कभी कपड़े तय करके रखती, कभी किसी को बुलाने पर दौड़कर अंदर चली आती। कुछ देर बाद उठकर वो पीछे के आंगन में आकर बैठ गई। तभी घर के अंदर से एक छोटा सा लड़का बाहर आया। कोई 7-8 साल का होगा। उस लड़की की अपेक्षा उस बच्चे ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें आधी अधूरी रोटी और बची हुई सब्जी पड़ी थी। उसे देखकर कविता के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। उसने अपनी थाली जोर से उसके सामने पटक दी। उस बच्ची के चेहरे पर खुशी झलक उठी, लेकिन जैसे ही उसने थाली उठाई और चारपाई की ओर जाने लगी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ ही थाली में बचा हुआ खाना भी मिट्टी में बिखर गया। बच्ची हैरान रह गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और थाली से बचा कुछ खाना समेटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अंदर से एक औरत तूफान की तरह दौड़ती हुई और एक जोरदार तमाचा उस बच्ची के गाल पर जड़ दिया। बेशरम, मर क्यों नहीं जाती? ठीक से नहीं चल सकती थी क्या? अब और कुछ नहीं मिलेगा खाने को, भूखी मरेगी, तभी अकल आएगी। जुबान के साथ साथ उस औरत के हाथ भी चल रहे थे। कविता की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसका दिल अंदर तक झकझोर उठा। उसका कलेजा फटने को हुआ। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाई, मार क्यों रही हो उसे? छोटी सी बच्ची है वो। नीचे सन्नाटा सा छा गया। औरत का हाथ हवा में ठहर गया। उस औरत ने सकपका कर इधर उधर देखा और फिर पांव पटकते हुए कमरे में वापस चली गई। मगर कविता को हैरानी इस बात की हो रही थी, इतनी मार खाने के बाद भी बच्ची के हलक से एक आवाज तक नहीं निकली। उसकी आंखों में दर्द और एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस तकलीफ की आदी हो चुकी हो। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे अपने मैले फटे हुए कपड़ों से आंखें पोंछी और फिर बिना कुछ बोले जमीन पर गिरी हुई रोटी को उठाने लगी। तभी कविता ने ऊपर से आवाज दी, रुक जाओ, वो मत खाना, मैं लेकर आती हूँ। वो बच्ची एक पल को हिचकिचाई, लेकिन फिर सिर झुका लिया। कविता तेजी से नीचे भागी और सीधा रसोई में गई। लिफाफे में बिरयानी भरी और जल्दी से छत पर लौट आई। नीचे झांककर उसने धीरे से उस बच्ची को की तरफ लिफाफा बढ़ाया। लो खाओ। उस बच्ची ने संकोच से दौड़ देखा, फिर जल्दी से दोनों हाथों से लिफाफे को पकड़ा और तेजी से खाने लगी, मानो ये मौका फिर ना मिले।
कविता की आंखों में अजीब सी संतुष्टि तैर गई, परंतु मन में एक हलचल सी मची थी। शाम को न जाने क्या सोचकर वो पीछे वाली गली की ओर निकल पड़ी, जहां उस बच्ची का घर था। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंची, तभी अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, अरे कविता, तुम यहाँ। कविता ने घूम कर देखा तो उसकी पुरानी सहेली सुधा खड़ी थी। सुधा, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। दोनों ने उत्साह से एक दूसरे का हाल चाल पूछा। फिर कविता ने बातों बातों में उस बच्ची के बारे में जिक्र किया तो सुधा ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में बोली, कविता, तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर होगा। कविता हैरान रह गई, मतलब तुम ये क्यों कह रही हो? आखिर वो बच्ची इतनी तकलीफ में है, क्या वो काम करने आई है? तभी सुधा थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोली, उस बच्ची का नाम पारुल है और वो कोई काम वाली नहीं, ये लोग उसके चाचा चाची हैं। कविता का दिल जोर से धड़क उठा, क्या चाचा चाची? हाँ कविता, कभी ये भी अपने माँ बाप के साए में नाजों से पल रही थी, लेकिन करीब 2 साल पहले उसके माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस वक्त उसके चाचा चाची ने सबके सामने बड़ी शान से कहा था कि वो उसकी देखभाल करेंगे। रिश्तेदारों ने भी उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन असली खेल तो बाद में शुरू हुआ। कैसा खेल? उसके माँ बाप का छोटा सा घर था, लेकिन इसके चाचा चाची की उस पर नजर थी। मकान सहित उसके हिस्से की हर चीज हड़पने के लिए ही उन्होंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और अब जिसे बेटी की तरह पालना चाहिए था, उसे नौकरानी बनाकर रख दिया। कविता का खून खोल उठा, ये लोग इंसान या राक्षस? राक्षस ही समझो, सुधा ने कड़वाहट के साथ कहा। दिन भर उससे घर के सारे काम करवाते हैं और बदले में खाना भी ढंग से नहीं देते। उसकी चाची तो जैसे उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। उसका बेटा जो जूठा छोड़ देता है, वही उसकी थाली में रख देता है। अपने बेटे को तो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि उसको पास के सरकारी स्कूल में भेजते हैं, वो भी केवल दिखावे के लिए। नहीं तो उसे घर के कामों में इतना व्यस्त रखते हैं कि स्कूल जा ही नहीं पाती। और तो और जब ये लोग घूमने जाते हैं तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इस बेचारी को 3-4 दिन तक भूखा प्यासा घर में बंद करके चले आते हैं। हमने कई बार मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी चाची हर बार लड़ने पर उतर आती है, कहती है हमारे घर का मामला है, अगर किसी ने दखल दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर लोग चुप ही रहते हैं। कविता और नहीं सुन सकती थी, उसकी मुठ्ठियां कस गईं। तो क्या बस देखते हैं ये अन्याय? सुधा चुप रही, लेकिन कविता के दिमाग में हलचल मच चुकी थी। अब वो वहां और नहीं रुकी, सीधा घर जाकर संजय से सारी बात बता दी। कविता की बातें सुनकर संजय भी गुस्से में भर गया। ये तो हद हो गई कविता, इस मामले में पुलिस को शामिल करना होगा। कविता के बेटे ने हामी भरी। अगली सुबह कविता ने फोन करके पुलिस को सूचना दी तो कुछ देर में पुलिस आ गई। जब पुलिस उस घर में पहुंची तो उस लड़की के चाचा जी दोनों के हालात खराब हो गए। इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में कहा, कहाँ है वो बच्ची? कौन बच्ची? वही बच्ची जिसे काम वाली बाई बनाकर यहाँ रखा गया। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत शिकायत कर दी है, हम तो उसे बेटी की तरह रखते हैं। कविता से झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने दूर से ही कहा, बेटी की तरह? अरे कौन अपनी बेटी को भूखा रखता है? कौन इतनी बेरहमी से पीटता है? इस दौरान मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने भी सामने आकर बताया कि किस तरह से पारुल को सताया जाता है। ये सुन पारुल की चाची रोशनी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कहा, अरे ये सब झूठ है, ये मोहल्ले वाले जलते हैं हमसे, हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची कैसे सताएंगे हम उसे? लेकिन पुलिस ने जब पारुल को देखा, उसके शरीर पर चोट के निशान देखे तो सारा सच सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, बच्ची को लेकर चलो, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। पारुल की चाची कांप गई। उसका चाचा भी पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। साहब गलती हो गई, हमसे आगे ध्यान रखेंगे, हमें माफ कर दीजिए। रोशनी भी रोने लगी, साहब हमारी बदनामी हो जाएगी, जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कार्रवाई तो की जाएगी। कहते हुए उन्होंने बच्ची को अपनी सुरक्षा में लिया और साथ ही उसके चाचा चाची को भी अपनी हिरासत में ले लिया। इधर कविता ने जब पारुल को पुलिस के साथ बैठते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। पुलिस के जाने के बाद सब लोग अपने घरों को लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि पुलिस वालों ने उन्हें बच्ची सहित घर वापस भेज दिया है। इस पर कविता और संजय हैरान रह गए। दरअसल पारुल के चाचा चाची ने पुलिस वालों को रिश्वत देकर मामले को वहीं निपटाने को कह दिया, जिस कारण पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। कविता के मन में हलचल मच गई। कविता सहित सभी पड़ोसी समझ चुके थे कि पुलिस वालों ने चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच दिया है। संजय ने उसके चेहरे पर छाई चिंता को भांप लिया। अब चिंता मत करो कविता, इतना सब होने के बाद ये लोग पारुल के साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन बेचैन है। संजय ने प्यार से इसका कंधा थपथपाया। बहुत हो गया सोच विचार, अब थोड़ा आराम करो। कविता ने हामी भरी और रसोई क्यों बड़ी की तबीयत उसका मोबाइल पर उठाओ। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, भाई का फोन था। हेलो भैया। फोन से दूसरी ओर से व्याकुल आवाज आई, कविता माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को देखा है, लेकिन उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अगर वो हो सके तो कुछ दिनों के लिए आ जाओ। कविता का गला भराया, ठीक है मैं देखती हूँ, कहते उसने फोन रख दिया और संजय को सारी बात बताई। तो संजय ने कहा, हाँ कविता तुम्हें जाना चाहिए, माँ को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। परंतु कविता थोड़ी असमंजस में थी। उसने कहा कि लेकिन तुम्हारा खाना पीना कौन करेगा? संजय मुस्कुराया, अरे भगवान, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है, मैं अपने काम खुद कर लूंगा, वैसे भी कुछ दिन के लिए तुमसे फ्री होकर जीने का मौका मिलेगा। कविता ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहुत मजाक सोच रहा है, लेकिन सच बताओ ठीक से खाना बना लोगे? हाँ भाई, पराठे जल सकते हैं, लेकिन भूखा नहीं मरूंगा।
संजय ने हंसते हुए कहा तो उसकी बातों से कविता के उदास चेहरे पर हंसी आ गई। अगली सुबह कविता ने घर की सारी ज़रूरी चीज़ें ठीक से रख दी। फिर संजय को समझाने लगी, देखो गैस ठीक से बंद कर देना, कोई लापरवाही मत करना और हाँ, अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो कॉल करके पूछ लेना। संजय मुस्कुराया, अरे बाबा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आराम से जाओ और माँ का ख्याल रखो। तो कविता मुस्कुराते हुए बेटे के साथ निकल गई। कविता को मायके गए हुए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन ये दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे भारी थे। माँ की हालत इतनी बिगड़ जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी तो बच नहीं पाई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वो वापस लौटी तो मन भारी था, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस को रखा तो अचानक एक और अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। पारुल कैसी होगी? पूरे 15 दिन हो गए थे वो उसे देख नहीं पाई थी। जाने अनजाने में बच्ची उसके दिल के बेहद करीब आ चुकी थी। कविता तुरंत छत की ओर भागी। छत पर पहुंचकर उसने पीछे वाले घर की ओर देखा, लेकिन जो दृश्य सामने था उसे उसकी धड़कन तेज हो गई। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये क्या? उसने चारों नजर दौड़ाई पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मन घबरा गया, इतना अंधेरा क्यों है? क्या ये लोग कहीं चले गए हैं? एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं दिखी तो वो बेचैनी से नीचे आने लगी। तभी डोरबेल बजी। कविता जल्दी से नीचे आई। तब तक संजय दरवाजा खोल चुका था। कविता ने आकर देखा तो उसकी सहेली सुधा और पड़ोसी की कुछ महिलाएं खड़ी थीं जो उसकी माँ के निधन पर शोक प्रकट करने आई थी। कविता ने उन्हें अंदर बुलाया। सब बातचीत करने लगी और कविता की माँ की मृत्यु पर अफसोस जताने लगी, परंतु कविता का मन पारुल में उलझा हुआ था। बातों ही बातों में उसने पूछ ही लिया, वो पीछे वाले घर में कोई नजर नहीं आ रहा? क्या वे लोग कहीं चले गए हैं? इतना सुनते मिसेस वर्मा ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, वे लोग 2-4 दिन पहले ही ये घर छोड़कर चले गए। क्या चले गए? हाँ, लेकिन कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। रातों रात पैकिंग की और निकल गए। किसी से कुछ भी कहा नहीं। कविता का मन धक्के से रह गया। बातचीत के बाद जब सब महिलाएं चली गई तो कविता की बेचैनी और बढ़ गई। पारुल चली गई, उसका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे फिर से छत की ओर दौड़ लगाई। छत पर पहुंचते उसकी आंखें बेचैनी से छत का मुआयना करने लगी। क्या पारुल ने कोई कागज छोड़ा होगा? क्या उसने फिर से मदद मांगी होगी? वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर छोटे छोटे कागजों पर गई। कविता हड़बड़ी में कागजों की ओर बढ़ी। एक एक करके उसने उन कागजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। आंटी आप कहाँ हो? आंटी चाची ने मुझे आज बहुत मारा। आंटी ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। आप कहाँ हो आंटी? कविता के हाथ कांपने लगे। पारुल उसे पुकार रही थी, उसे खोज रही थी, लेकिन वो नहीं थी। उसकी आंखों के आंखें अंधेरा छा गया। उन कागजों को सीने से लगाकर वहीं छत पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके भीतर गुस्से की एक लहर उठी कि अगर उस दिन पुलिस ने इंसाफ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये कैसी कानून व्यवस्था है? उसकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ उसके चाचा चाची ही नहीं, बल्कि बेईमान और भ्रष्ट व्यवस्था भी है। कविता ने अपने आंसू पोंछे और भारी मन से नीचे उतर आई। परंतु आज मन ही मन उसने एक प्रण लिया कि मैं अपने बेटे को पुलिस में भेजूंगी, एक ईमानदार अफसर बनूंगी। समय अपनी रफ्तार से चलने लगा। 10 बरस बीत चुके थे। कविता अब अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन बिता रही थी। पारुल की मदद न कर पाने का अपराध बोध अब भी उसके दिल में चुभता था, लेकिन उसने इस पीड़ा को अपने भीतर कैद करने की बजाय उसे एक नई दिशा दे दी। वो ऐसे बच्चों की मदद करने लगी जिनका कोई नहीं था। उस दिन भी वो अनाथालय से घर लौटी थी। जैसे उसने दरवाजा खोला तो एक 20-22 साल की लड़की तेजी से आई और झटके से अंदर घुसकर सोफे के पीछे छुप गई। कविता हक्की बक्की रह गई। अरे तुम कौन हो? कविता ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कविता ने ध्यान दिया, उसने शादी का जोड़ा पहना था। कविता अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कविता का दिल जोर जोर से धड़क उठा। कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला और सावधानी से बाहर झाँका तो बाहर 2 अजनबी आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रोध था। क्या आपने किसी लड़की को देखा है? उनमें से एक ने सख्त लहजे में पूछा। वो अपनी शादी से भागी दुल्हन के लिबास में थी। कविता का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने एक पल को सोचा, फिर निश्चयपूर्वक कहा, जी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। दोनों आदमियों ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन कविता की दृढ़ता के आगे कुछ नहीं कर सके और वहां से आगे बढ़ गए। तो उनके जाते ही कविता ने बिना देरी किए दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने धीरे से लड़की को आवाज दी, बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। लड़की धीरे धीरे कांपते हुए बाहर आई और फिर अचानक ही कविता के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। कविता आश्चर्यचकित रह गई। उसने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा तुम कौन हो? कहाँ से? लेकिन जैसे उसने उसका चेहरा गौर से देखा, उसके होठ कांपने लगे। शब्द हलक में अटक गए। पारुल। लड़की की आंखों से आंसू गिरते ही रहे। हाँ आंटी, मैं आपकी पारुल। कविता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आंखें भर उठी उससे, जिसे उसने 10 साल पहले खो दिया था, जो न जाने किस नर्क से गुजरी होगी, वो आज अचानक उसकी जिंदगी में वापस लौट आई थी। पारुल फिर से उसकी बाहों में सिसक उठी। कविता ने उसके आंसुओं को पोंछा और
उसे अपने पास बिठाया। बेटा पानी पियो और बताओ ये सब क्या है, तुम यहाँ कैसे, और ये शादी का जोड़ा और ये लोग कौन थे? कविता ने उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखा जो पिछले कितने सालों का दर्द समेटे हुए थी। 1 मिनट बेटा, बिना कुछ कहे वो रसोई की ओर बढ़ी। पारुल को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था कि न जाने कब से भूखी होगी। जल्दी जल्दी उसने आटा गूंथा, सब्जी गर्म की और 2 नरम रोटियां सेकी। जब वो थाली लेकर लौटी तो पारुल की आंखों में भूख से ज्यादा एक अनकही तड़प थी, किसी अपने से मिलने की तड़प। कविता ने धीरे से कहा, आओ खाना खाओ। पास बिठाकर वो अपने हाथों से उसे खिलाने लगी तो जैसे रोटी का टुकड़ा उसके हलक से नीचे उतरा, उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, एक वो समय था जब माँ अपने हाथों से मुझे बड़े लाड दुलार से खाना खिलाती थी, और एक यही पल है जब आप मुझे उतने स्नेह से खाना खिला रही हैं, वरना चाचा चाची के हाथों से तो बस मार ही मिली है। कविता का दिल भर आया। मैं अपनी इस जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि कई बार जी में आया कि कहीं जाकर किसी नदी या नहर में। बस कविता ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आज के बाद ऐसी बातें अपनी जुबान पर कभी मत लाना। पारुल के आंसू अब लगातार बहने लगे। कविता ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से सहलाने लगी। बेटा तू नहीं जानती तो कितनी हिम्मत वाली है आंटी, मैं बयान नहीं कर सकती कि चाची मुझे कितनी बुरी तरह मारती थी, फिर भी जब दिल नहीं भरता था तो चाचा को मेरी शिकायत लगा देती और फिर चाचा, उसकी आवाज कांप गई, फिर चाचा मुझे और भी बेरहमी से पीटते थे। कविता की आंखों में गुस्से की लहर उठने लगी। बेटा तूने विरोध क्यों नहीं किया? पारुल दर्द से मुस्कुराई। कितनी बार सोचा कि घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाती कि जब तक अपने ही मुझे बोझ समझते आए हैं तो बाहर तो मेरा जाने क्या हाल करेंगे। कविता की आंखों में आंसू छलक पड़े। पारुल फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, लेकिन आज जब उन लोगों ने मुझे पैसों के लालच में एक 50 साल के आदमी के साथ शादी करने की ठान ली तो मैंने इस अन्याय को सहने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर कविता हैरान रह गई। क्या पारुल की आंखों में अब तकलीफ से ज्यादा गुस्सा था? हाँ आंटी, मैंने उन्हें कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाने की सजा मुझे कुछ इस तरह मिली। ये कहते हुए पारुल ने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया तो कविता का कलेजा मुंह को आ गया। पारुल की गर्दन और हाथ पर उसकी चाची की क्रूरता के निशान थे। कविता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली, फिर पारुल के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया, तुझे अब और सहने की जरूरत नहीं। तेरा हर दर्द हर जख्म अब उसने हिसाब मांगेगा। अब तुम अकेली नहीं हो। कविता ने तुरंत फोन उठाया और एक नंबर डायल किया और कुछ बात करने लगी। अगले 20 मिनट के बाद घर की डोरबेल बजी। कविता ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऊंचा गठीला नौजवान पुलिस की वर्दी पहने खड़ा था। उसको देखते ही पारुल घबराकर पीछे हट गई तो कविता ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत बेटा, ये कोई और नहीं, मेरा बेटा प्रीतम है। पारुल अवाक रह गई। प्रीतम आपका बेटा? कविता ने प्रीतम की तरफ देखा। बेटा अब ये मामला मैं तुझे सौंपती हूँ, तुम्हें पारुल को इंसाफ दिलाना है। आप निश्चिंत रहिए माँ, अब ये लोग बच नहीं सकते, प्रीतम ने कहा। और अगले ही दिन उसने पारुल के चाचा चाची के सभी काले कारनामों की जांच शुरू करवा दी। पारुल के शरीर पर पड़े जख्मों की मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। उसने पड़ोसियों के बयान दर्ज किए तो सबने गवाही दी कि पारुल के साथ होते अन्याय को अपनी आंखों से देख चुके हैं। कुछ ही घंटों में सबूत का पहाड़ खड़ा हो गया। अगले दिन पारुल के चाचा चाची को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पहले तो दोनों ने हर आरोप को झूठा बताया, लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने रखे गए तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे प्रीतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन प्रीतम ने सख्ती से कहा, माफी नहीं, इंसाफ होगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पारुल अब सुरक्षित थी, अब उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन एक बात कविता और संजय को अंदर अंदर खाई जा रही थी कि पारुल का अब कोई घर नहीं रहा। वो कहाँ रहेगी? इस घर में रखने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन पराई लड़की को घर में रखेंगे तो समाज सवाल उठाएगा। ये बात उन्हें अंदर अंदर खाई जा रही थी। रात हो चुकी थी, लेकिन इधर कविता बिना पलक झपकाए सुनने में निहारे जा रही थी। इधर संजय भी केवल करवटें बदलते जा रही। तभी कविता ने धीमी आवाज में कहा, संजय मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। संजय ने उसकी ओर देखा और बोला, और मुझे भी तुमसे बात करनी थी। हाँ कहिए। कविता मैं सोच रहा हूँ अगर पारुल को इस घर की बहू बना ले तो कैसा रहेगा? कविता स्तब्ध सी उसे देखने लगी और बोली, मैं भी आपसे यही बात करने वाली थी। तो संजय चौंका, क्या सच में? कविता ने मुस्कुराते हुए हामिद से हिलाया। हाँ संजय, लेकिन पहले हम इस बारे में अपने बेटे से बात करेंगे। अगर प्रीतम हाँ करेगा तभी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सोचकर दोनों सो गए और अगले दिन सुबह अपने बेटे से बात करने के लिए उसके कमरे में चले गए। बेटा हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ माँ कहिए। कहिए ना, ऐसी क्या बात है जो सुबह सुबह चली आई? बेटा हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पारुल को हम अपने घर की बहू बना लें। ये सुनकर प्रीतम का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अम्मा पिताजी सच कहूँ तो पारुल की सादगी, उसकी सरलता मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ये सुनते ही कविता और संजय की आंखों में एक अनकहा सुकून उतर गया, लेकिन पहले हमें उसकी मर्जी जाननी चाहिए और ये बात उससे मैं पूछना चाहता हूँ। कहते हुए प्रीतम बाहर आया। तब तक पारुल भी नहा धोकर भगवान की पूजा कर चुकी थी। पारुल उसने पीछे से आवाज लगाई तो पारुल ने पीछे मुड़कर देखा। जी प्रीतम कहिए। प्रीतम थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, पारुल अगर मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहूँ
तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? पारुल की आंखें आश्चर्य से फैल गई, होठ कांपने लगे। उसने हैरानी से कहा, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? प्रीतम की आंखों में गंभीरता थी। पारुल, मैं तुमसे इस तरह का मजाक कभी नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, ये माँ पिताजी की भी इच्छा है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि तुम क्या चाहती हो। पारुल की आंखों में आंसू गिरने लगे। कविता आगे बढ़ी और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा ये तो जिंदगी है, हम तुझ पर कुछ नहीं थोपेंगे, बस हमें सच बता दे, क्या तू इस रिश्ते से खुश है? पारुल हैरान है कि जिस प्यार को तरसते हुए बरसों बीत गए थे, आज वो बेझिझक बाहें फैलाकर उसके सामने खड़ा था। तो यकीन नहीं कर पा रही थी कि धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर आप सबको लगे कि मैं इस घर के लायक हूँ तो ये मेरा खुश नसीब होगा। ये सुनकर कविता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। पारुल ने भीगी आंखों से कविता की ओर देखा, फिर प्रीतम और संजय की तरफ। जानते हैं जब मैंने अपने माता पिता को खोया था तो लगा था कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, पर यहाँ इस घर में आकर महसूस हुआ कि भगवान ने मेरे लिए माँ बाप से फिर से लौटा दिए। कविता और संजय एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराते उसे गले लगा लिया। प्रीतम और पारुल की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई। ये पारुल के लिए एक नया जन्म था, जहाँ दुख और तकलीफ आसपास भी नहीं भटकते थे। कविता उसे बेटी की तरह रखती थी, संजय भी हमेशा उसकी हंसी देखकर तसल्ली पाता, और प्रीतम वो तो उसे पलकों पर बिठा कर रखता था। अब पारुल अक्सर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती और मन ही मन कहती, माँ पिताजी देख रहे हो ना, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे मेरा परिवार मिल गया है। आपकी पारुल अब बहुत खुश है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।